मुझे बड़ी खुशी है कि अगर पहला कंस्ट्रक्टिव काम अगर हमारे मोदी जी ने किया है, मैं ये नहीं कहता मोदी ने कुछ नहीं किया इसके अलावा, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, दिस इज़ द बेस्ट वर्क व्हाट ही हैज़ डन टिल डेट आफ्टर कमिंग इनटू द रेन सिंस 1914। ये इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड पॉलिसी। सन 68 के बाद सन 86 में बनी, 16 साल के डिफरेंस के बाद। उसके बाद देख लीजिए 86 से आज तक कुछ नहीं हुआ। 92 के अंदर थोड़ी सी माइनर अमेंडमेंट हुई, किसने करी? वो जब नरसिम्हा राव जी थे, और वही पॉलिसी चली आ रही है। आप बच्चों का आप अगर कोई भी सिलेबस उठा के दे दीजिए, छोटे छोटे बच्चे, उनके कमर जो पे ना उनकी किताबें इतनी लदी होती थी, बेचारों कुबड़ होना शुरू हो गया था। और जब वो इतनी किताबें पढ़ नहीं सकते थे, जब वो निकल के बाहर आते थे वो ब्लैंक होते थे, रट्टा लगा लगा के बच्चे पास होते थे। कुंजिया मार्केट में मिलती थी जिसको पढ़ करके सोचते थे हमने कर लिया। और एग्जामिनेशन का सिस्टम इतना ज़्यादा एडवर्स हो गया था, कॉपिंग मास स्केल पे चला करती थी। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए जो अब इन्होंने एक चेंज किया बेसिक कंसेप्ट इन दिस एजुकेशन पॉलिसी, रट्टाफिकेशन विल नो मोर बी देयर। कोई रट्टाफिकेशन नहीं हो, कोई मेमोराइजिंग नहीं होगी। ये नहीं कि तुम 10 बार 20 बार पढ़ कर वहीं रट के लिख के आ जाओ, कोई नहीं चलेगा। योर नॉलेज विल बी टेस्टेड। चीज़ जो इसके अंदर देखी गई है उसके अंदर बच्चे का ग्रेस्पिंग पावर, एनालिटिक पावर, ऑब्जर्वेशन पावर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है बनिस्बत इसके कि उनको किसी चीज़ के एक याद करने की, रट्टा लगाने की जो मेंटेलिटी थी वो ख़त्म कर दी गई है। दूसरी बात उसमें क्या किया है, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल तक के, उनको उन्होंने कहा है कि हम इनको किताबें नहीं देंगे पढ़ने के लिए, बिल्कुल इनके पास कोई बस्ता नहीं होगा, हम इनको खेल खेल के अंदर सब चीज़ें सिखाएंगे। स्पोर्ट्स के नाते, कोई छोटे एंटरटेनमेंट के नाते के द्वारा हम इनको पूरी की पूरी जो इनका माइंड है, माइंड को पूरा डेवलप करेंगे ताकि उन बच्चों के अंदर थिंकिंग बढ़े। के अंदर चाइना में भी वही पॉलिसी, यूएसए के अंदर वही पॉलिसी है। जो अर्ली लर्निंग एज है बच्चे की 10 साल से, उसको किसी ना किसी ट्रेड में डाल दिया जाता है ताकि वो उस ट्रेड के अंदर बहुत अच्छी तरह से डेवलप करे, एंड दैट ट्रेड विल बी एज पर द नेशनल पॉलिसी। जो हमारी स्किल इंडिया जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, वो ये उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि वैसे स्किल इंडिया वाज नॉट सो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, बट व्हेन दे इंट्रोड्यूस द एजुकेशन पॉलिसी इट विल बी एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंटेड। जब बच्चा 6ठी क्लास के बाद किसी ट्रेड में आ जाएगा, कोई चीज़ सीखना शुरू कर देगा, तो वो अपने नौकरी की तलाश में नहीं जाएगा, वो अपना कोई ना कोई काम करेगा, काम करके अपनी अर्निंग करेगी। और लोग ये जो कह रहे हैं साहब इतने %, अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसको हम देंगे डिप्लोमा इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। अगर वो 3 साल या उसके बाद छोड़ता है तो उसको देंगे डिग्री का कोर्स कि ही हैज़ कंप्लीटेड डिग्री आफ्टर 3 इयर्स। अगर वो 4 साल के बाद छोड़ता है तो उसको 1 साल का रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसमें एमफिल उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई है। जिन बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च के अंदर होता है, वो जो है ना 6ठी के बाद में और 12वीं के बाद भी जो है ना इमीडिएटली वहाँ से फंडिंग लेकर दे कैन स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट ऑफ देम ओन, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कि ये हुआ कि हमारे देश के अंदर R&D बढ़ेगी, नई नई इन्वेंशंस होंगी। और देश जैसे चाइना है, वहाँ पे घर घर के अंदर काम होता है, नई नई चीज़ें बनाते हैं, वही चीज़ हमारे देश के अंदर आ जाएगी। हमारे देश की भी जो पर कैपिटा इनकम है, जो GDP है, जो उन्होंने कहा जी हम $5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन फॉर 2020, इट इज़ अ लॉन्ग अवेटेड पॉलिसी। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, more beneficial to us as compared to 370 and 35 and triple talaq and NRC etc. सर, ये जो नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मुझे लग रहा है वी हैव गॉन बैक टू 1947। कहते हैं 1947 के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, मैं नहीं समझता आज़ाद हुआ था, बल्कि हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे। उस अफसोस को हम अब तक भुगतते आ रहे हैं। आज़ादी लगता है मुझे आज मिल रही है हमें, जबकि हमें इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के से मुक्त होकर के राष्ट्रवादी ताकतों के हिसाब से हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जिसका जो सबसे पहला जो मैं समझता हूँ मोदी राज के अंदर सब बढ़िया काम अगर हुआ है वो हमारी नई राष्ट्र नीति है। अब तक
जो हमारे साथ बिहेव किया गया था उसका रीज़न ये हुआ, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हम लोग सब मूक दर्शक हो गए, किसी के मुंह में ज़बान नहीं रही, सब डम एंड डफ बन करके घूम रहे थे। किसी को ना अपने धर्म के बारे में पता, ना संस्कृति के बारे में पता, ना संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पता, ना कोई हिंदी पढ़ना चाहता था, ना किसी को पुराने ट्रेडिशंस के बारे में पता होता था। उसको यही पता होता था कि औरंगजेब एक बहुत अच्छा आदमी है, अकबर बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है ना, और बाबर भी बहुत अच्छा था। बस उनको यही चीज़ पढ़ाई गई है और गंगा जमुना की टैक्टिक्स पढ़ाई गई है दिखाने के लिए, और अंदर अंदर हिंदुओं का सर्वनाश करते रहे, उनको काटते रहे, पीटते रहे, और काट काट के वो कहते कि साहब हमने तो गजवाई हिंद है उसको पूरा करना है, एंड दिस गजवाई विंद विल गो टिल द लास्ट हिंदू रिमेन इन दिस कॉन्टिनेंट। तो साहब ये अगर मान लो जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए इन लेटर एंड स्पिरिट, आई थिंक ए न्यू इंडिया विल emerge and the independent India will come into effect from the 29th of the July or the date of implementation of this new scheme of education policy. Main जो thrust मैंने देखा है, though I have not gone to the complete booklet on the new education policy, but what I have heard, what I could just analyze it from my available resources, इसमें एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि वी आर नॉट बाउंड बाय दी जो सूडो सेकुलर फोर्सेस, जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे पहले शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद में मिस्टर अयूब भी आए हैं, और फिर उसके बाद में तुम्हारा फ़खरुद्दीन अली अहमद भी आए हैं, और फिर तुम्हारे ये नूरुल हसन भी आए हैं, बीच में छागला साहब थे जो हिंदू थे, बाकी सारे के सारे मुसलमान थे। उन्होंने शिक्षा नीति को इतना ज़्यादा कर दिया था कि हमें ये नहीं पता था कि पृथ्वीराज चौहान कौन है, शिवाजी कौन है, रामचंद्र कौन है। रामचंद्र को फिक्शस बना दिया था उन्होंने, वो तो एक कथा है, काल्पनिक स्टोरी बनी हुई है। इन्होंने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया था, इनके जितने भी आए हैं सन 47 से लेके 77 तक की जो है, ये अपने आप को कहते थे हम लोग शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि वो एक जो थे ना गजवाए हिंद के एक वो थे, प्रमोटर्स थे। उन्होंने हमारी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी, इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है कि हम मुसलमानों को, जिन्होंने हमें मार काट के इस देश के टुकड़े कर दिए हैं, और बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों ने आगे इसको इकट्ठा एक शेप दिया था, एक उसको उनके ऊपर भी इतराज़ हो गया, उन्होंने इसके भी 2 टुकड़े कर के और एक पाकिस्तान ले गए हैं। कहते हमने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अरे यार, तुमने कहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी? तुम क्यों झूठ बोलते हो? तुमने तो पाकिस्तान लेने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, और लेने के बाद जो हमारा हिंदुस्तान बच गया उसमें से 485 में से 425 जो लोग यहाँ रह गए तुम्हारे मुस्लिम लीग के मेंबर्स, वो स्लीपर सेल का काम करते रहे, और वो हमारे देश को उन्होंने इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, इतना घुन की तरह खा गए, कैंसरस ग्रोथ बन गए वो, कि उन्होंने इसको ये आपका गजवाए हिंद के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर लेके आ गए हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले नेट पे देख रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक रिपोर्ट वहाँ पे उन्होंने पेश करी है। उन्होंने कहा था द बीजेपी द लास्ट होप फॉर द हिंदूज इन दिस कॉन्टिनेंट फॉर सर्वाइवल। अगर हमारे मोदी जी नहीं आते तो हिंदू का सर्वाइवल इस कॉन्टिनेंट से बिल्कुल गायब हो गया होता, और यहाँ पूरा इट वाज अनदर इस्लामिक स्टेट जस्ट लाइक योर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो जो ये पॉलिसी है, लेट मी कम बैक टू द पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है ना, दिस इज़ द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनाई गई थी, जब देखा गया था इन्होंने पूरे जितने भी हिंदुत्व के या हिंदू महापुरुषों की कहानियाँ होती थी उन सबको निकाल के कोर्सेज में से बाहर फेंक दिया, और ये जो कम्युनिस्ट उस समय होते थे, लेफ्ट जिसको कहते हैं हम लोग विंग, उन्होंने अपनी स्टोरीज डाल दी इसके अंदर, माओ की, चौवन लाई की, पता नहीं किस किस की उठा करके, और मुसलमानों ने अपने जितने भी इनके महाराजा बादशाह वगैरह हुए उनको एक बड़ी फ्रेंडली शेप दे करके उन्होंने इनकलकेट कर दिया। वो ये चाहते कि हर हिंदू जो है ना
उनको सिर्फ अपने जो मुग़ल बादशाह है उनके बारे में पता होना चाहिए और कम्युनिस्टों के बारे में पता होना चाहिए, अंग्रेज़ों के बारे में पता होना चाहिए, परंतु उनको हिंदुओं के जो महापुरुष रहे हैं, जो पुरानी हस्तियां रही हैं, जो इनका पुराना इतिहास रहा, उनको सब बिल्कुल ब्लैंक कर दिया जाए। उसका नतीजा ये हुआ आज हमें अपने हिंदुत्व के बारे में नहीं पता, बच्चों को ये नहीं पता कि एक हिंदू मैरिज एक्ट और एक मुस्लिम के अंदर मैरिज कराने में डिफरेंस क्या होता है, और हमारे रामायण में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ, महाभारत में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये मोस्टली जो चीज़ें थी संस्कृत लैंग्वेज में होती थी या कुछ एक हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिए थे। अंग्रेज़ों ने एक ऐसी स्वीप बना दी कि हर आदमी चाहता है कि मैं तो इंग्लिश बोलना सीख जो फट बोलूँगा तो मुझे नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, मुझे तनख्वाह बढ़िया मिलेगी और मैं अच्छी कंपनी में नौकरी करूँगा, मैं IAS अफसर बन जाऊँगा बोल करके। तो उनका झुकाव जो था अपनी पुरानी संस्कृति से, पुरानी संस्कृत लैंग्वेज से, हिंदी से बिल्कुल विरक्त हो गया और वो बिल्कुल पाश्चात्य की तरफ बढ़ गए हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता। चाहे आपके जो है ना, वहाँ तो चूमों को तुम भगवान मानते हैं, वहाँ हाथी के कटे हुए सिर को तुम भगवान मानते हैं, ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारा इतिहास क्या है क्या नहीं। हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर पहला कंस्ट्रक्टिव काम अगर हमारे मोदी जी ने किया है, मैं ये नहीं कहता मोदी ने कुछ नहीं किया इसके अलावा, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, दिस इज़ द बेस्ट वर्क व्हाट ही हैज़ डन टिल डेट आफ्टर कमिंग इनटू द रेन सिंस 1914। ये इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड पॉलिसी। सन 68 के बाद सन 86 में बनी, 16 साल के डिफरेंस के बाद। उसके बाद देख लीजिए 86 से आज तक कुछ नहीं हुआ। 92 के अंदर थोड़ी सी माइनर अमेंडमेंट हुई, किसने करी? वो जब नरसिम्हा राव जी थे, और वही पॉलिसी चली आ रही है। आप बच्चों का आप अगर कोई भी सिलेबस उठा के दे दीजिए, छोटे छोटे बच्चे, उनके कमर जो पे ना उनकी किताबें इतनी लदी होती थी, बेचारों कुबड़ होना शुरू हो गया था। और जब वो इतनी किताबें पढ़ नहीं सकते थे, जब वो निकल के बाहर आते थे वो ब्लैंक होते थे, रट्टा लगा लगा के बच्चे पास होते थे। कुंजिया मार्केट में मिलती थी जिसको पढ़ करके सोचते थे हमने कर लिया। और एग्जामिनेशन का सिस्टम इतना ज़्यादा एडवर्स हो गया था, कॉपिंग मास स्केल पे चला करती थी। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए जो अब इन्होंने चेंज किया बेसिक कंसेप्ट इन दिस एजुकेशन पॉलिसी, रट्टाफिकेशन विल नो मोर बी देयर। कोई रट्टाफिकेशन नहीं हो, कोई मेमोराइजिंग नहीं होगी। ये नहीं कि तुम 10 बार 20 बार पढ़कर वहीं रट के लिख के आ जाओ, कोई नहीं चलेगा। योर नॉलेज विल बी टेस्टेड। चीज़ जो इसके अंदर देखी गई है उसके अंदर बच्चे का ग्रेस्पिंग पावर, एनालिटिक पावर, ऑब्जर्वेशन पावर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है बनिस्बत इसके कि उनको किसी चीज़ के एक याद करने की, रट्टा लगाने की जो मेंटेलिटी थी वो ख़त्म कर दी गई है। दूसरी बात उसमें क्या किया है, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल तक के, उनको उन्होंने कहा कि हम इनको किताबें नहीं देंगे पढ़ने के लिए, बिल्कुल इनके पास कोई बस्ता नहीं होगा, हम इनको खेल खेल के अंदर सब चीज़ें सिखाएंगे। स्पोर्ट्स के नाते, कोई छोटे एंटरटेनमेंट के नाते के द्वारा हम इनको पूरी की पूरी जो इनका माइंड है, माइंड को पूरा डेवलप करेंगे ताकि उन बच्चों के अंदर थिंकिंग बढ़े, सोचने की शक्ति बढ़े, समझने की शक्ति बढ़े। अगर मान लो एक पैराग्राफ है, अगर कोई कहे भाई इसको याद करके सुनाओ, वो तो याद करने में उसकी जो एनालाइजिंग पावर होती है, ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है, और जो उसकी आगे चलने की जो एक वे ऑफ लाइफ बनती है, वो नहीं बन सकती। वो तो उसको 10, 15, 20 बार पढ़ेगा, रट्टा लगा लेगा और आपको सुना देगा। उससे क्या हुआ, सिर्फ एक ही जो मेंटल कैलिबर होता है, दैट इज़ ऑफ मेमोराइजिंग, वो तो ठीक है इम्प्रूव हो रहा है, परंतु बाकी जितने टैलेंट होते थे दैट वाज रिड्यूस टू जीरो। Now in this policy, overall development of the child will be started right at the age of 3 years up to 6 years. उसके बाद इन्होंने जो पहले 10+2 था उसको उन्होंने 3+5 करके इन्होंने उसको चेंज कर दिया +4। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वो कहते 6 साल तक बच्चों को हम कोई किताब भी देंगे, उनको मेमोराइजिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, और 6 से लेके अब में 5वीं तक क्लास जो 2 सेक्शंस हैं उसके अंदर उनकी मदर टंग के अंदर कंपलसरी कर दिया है कि बच्चा 5वीं क्लास तक मदर टंग के अंदर पढ़ेगा। कोई इंग्लिश की पाबंदी नहीं, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर स्कीम के अंदर कोई उर्दू मीडियम नहीं होगा। सारी एजुकेशन जो है बच्चा जिस लैंग्वेज में चाहेगा, चाहे वो मराठी हो, 8 लैंग्वेज उन्होंने रखी हैं,
चाहे वो उनकी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उर्दू, इनमें पढ़ सकता है वो, कोई कंपल्शन नहीं होगी। मदरसों के अंदर भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। मेरे हिसाब से यही जो स्कीम एजुकेशन पॉलिसी है, दिस शुड आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन मदरसा आल्सो। ये कोई बाहर के आए हुए नहीं हैं, वो भी इसी देश के, हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। तो दे शुड आल्सो बी द सेम एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल द मदरसास। ये नहीं कि साहब उनको सब चीज़ उर्दू में पढ़ाएंगे, हिंदी उनके लिए टाबू बन जाएगी। तुम्हारी भी तो डेवलपमेंट होनी चाहिए। कल को तुम कहते हो 12-12 बच्चे पढ़ के सड़क पे डाल देते हो, फिर कहते हो हम तो बहुत पुअर है जी, सारी बीपीएल की जितने भी फंड्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रैब कर जाते हैं, और फिर भी कहते हैं हमारे देश के अंदर मुसलमानों की कोई परवाह नहीं करता। अरे परवाह तो तब करे जब आप यहाँ प्रोडक्शन रेट को नीचे लाइएगा। सिलेबस बाकी के अंदर है, वो सिलेबस आप अडॉप्ट करिए, तभी तो आपके बच्चे कुछ बन के आएंगे। जब आप कहते हैं नहीं हमने बच्चों को पढ़ाना है, नहीं बच्चों को अनपढ़ रखना है, चंद एक हमारे नेता है वो अपनी जो पॉलिटिक्स कर करके वो अपने हू बहू बनते रहेंगे, ऊपर चढ़ते रहेंगे, बाकी जनरेशन जितनी भी है उनकी वो अनपढ़ गंवा रहती रहेगी और उनके ऊपर वो रूल करते हैं। दैट विल नॉट बी पॉसिबल अंडर दिस न्यू स्कीम। द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 शुड आल्सो बी गिवन टू द मुस्लिम्स coming generation. It should not be restricted only to Hindus. Let the Muslim also come in the mainstream. Let them also be राष्ट्रवादी, वो भी नेशनलिस्ट बने। ये नहीं कि हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। अगर वो कोई बच्चा वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा हिंदुस्तान में होने का मतलब, इसका मतलब ये कि उनकी एजुकेशन जो पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफेक्टिव है। तो दूसरी पॉलिसी उन्होंने ये करी है कि ये जो है एंट्री इन और एंट्री आउट। पहली पॉलिसी मैंने उनको ये बताई थी कि एवरीबडी विल बी एट लिबर्टी टू स्टडी इन देयर ओन मदर टंग अप टू 5th ऑफ स्टैंडर्ड। जब बच्चा 6ठी क्लास में आ जाएगा उसके लिए ये कंपलसरी होगा, उसके अंदर उसको एक स्किल दिया जाएगा कि तुम कुछ भी हुनर, चाहे वो म्यूज़िक का हो, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे वो शू मेकिंग का हो, चाहे वो कारपेंटर का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, कोई भी उसके अंदर जो इसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी का हो, चाहे एनसीसी में जाने का हो, कोई भी उसको एक जो है ना सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर वो चाहता है कि मैं म्यूज़िक सीखूं, मुझे गाने का शौक है, गाना गाऊं मैं, तो ये नहीं कि उसका टाइम जो है, जो टाइम वो डिवोट गाने के अंदर कर रहा है परफेक्शन लाने में, उससे उसकी स्टडी हैम्पर नहीं होगी, उसका रिजल्ट ख़राब नहीं होगा, उसके मार्क्स भी उसमें काउंट होंगे। और दूसरी बात उन्होंने स्पेशल जो ये रखी है इसके अंदर कि बोर्ड के जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं वो बिल्कुल स्क्रैप कर दिए गए, सेशन सिस्टम में रख दिया है कि हर 6ठे ईमान एक सेशन होगा, उस सेशन के एग्ज़ाम्स होंगे, वो सारे 4 के 4 जो सेशन होंगे उनके एग्ज़ाम इकट्ठे होकर के मर्ज होकर नंबर मिलेंगे। और रिपोर्ट कार्ड जो बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने की है। अब जैसे देते थे आपके कितने मार्क्स हैं 58%, आपके कितने 70% है, उसके कितने 95% है। अभी यूपी में एक लड़की थी इसके 100% मार्क्स आए थे, 600/600 आए थे। अब वो सिस्टम नहीं होगा, अब एक उसमें अप्रेजल सिस्टम होगा, एक प्रोफाइल बच्चों की होगी, रिपोर्ट कार्ड होगा, वो मार्कशीट नहीं होगी। रिपोर्ट कार्ड के अंदर उसमें ये लिखा होगा व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, कि बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, क्या बनना चाहता है, उसके विचार क्या हैं। फिर उसके साथ में लिखा होगा उसके दोस्त जो हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर उसके अंदर लिखा होगा टीचर उसके बारे में क्या सोचती है। इस तरह फिर उसके बारे में उसकी एग्जामिनिंग पावर कितनी बढ़िया है, उसकी एनालाइजिंग पावर कितनी अच्छी है, ऑब्जर्वेशन मतलब कहने का ये पूरा उस बच्चे का प्रोफाइल उस रिपोर्ट में आ जाएगा। उसमें कोई ग्रेडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ताकि ये लगे कि ये जो रिपोर्ट है दिस इज़ ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट। जिसने भी आगे जाना है, किसी भी लाइन में जाना है, तो दे विल बी पिक्ड अप एट द स्टेज ऑफ 6th क्लास। अगर मान लो किसी ने सीखना है कंप्यूटर, तो 6 साल का जब बच्चा 6ठी क्लास में आ जाएगा, 10 साल के लगभग, तो वो 10 साल की उम्र से ही किसी जा कर के एक कंप्यूटर सिखाने वाले के पास या कंप्यूटर कंपनी के अंदर इंटर्न कर सकता है। यहाँ देखिए एक चीज़ और है कि जो लेबर जो है दैट इज़ टू बी वर्शिप, लेबर इज़ वर्शिप। तो यहाँ ये बच्चे के अंदर मेहनत करने की, काम करने की प्रवृत्ति भी आ जाएगी। अभी तक तो ये था कि साहब 14 साल का जो बच्चा होता है उससे हम काम नहीं करा सकते,
वो ऑफेंस होता है, चाइल्ड लेबर के नीचे आता है। पर नई पॉलिसी के हिसाब से अगर लड़का छठी क्लास में है, छठी क्लास के बाद 10 साल के बड़ा हो जाता है, तो अपना मनपसंद जो है उसके अंदर जाके इंटर्नशिप कर सकता है। यानी कि ही विल स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस राइट एट द एज ऑफ 10 ईयर्स ऑनवर्ड्स। और जब वो 20 साल का निकलेगा, उसका एक्सपीरियंस देख लीजिए आप, कम से कम भी 10-12 साल का उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। कितने बच्चे होते हैं, खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, वो सड़कों पे छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, वो जाकर कोई खोमचे वाले पे काम सीखता है, कोई जाके शू पॉलिश का काम सीख लेता है, कोई जाकर के किसी कारपेंटर पे काम सीख लेता है। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे वहाँ काम करते हैं। जब वो 18 साल के होते हैं तो दे आर एक्सपर्ट इन दिस ट्रेड। उनको वो फिर गुरु मानते हैं, उनको वो उस्ताद बोलते हैं उनको। तो इसी से जैसे फॉरेन कंट्री में होता है, चाइना के अंदर, चाइना में भी वही पॉलिसी, यूएसए के अंदर वही पॉलिसी है। जो अर्ली लर्निंग एज है बच्चे की 10 साल से, उसको किसी ना किसी ट्रेड में डाल दिया जाता है ताकि वो उस स्टेट के अंदर बहुत अच्छी तरह से डेवलप करे। एंड दैट ट्रेड विल बी एज पर द नेशनल पॉलिसी। जो हमारी स्किल इंडिया जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, वो ये उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि वैसे स्किल इंडिया वाज नॉट सो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, बट व्हेन दे इंट्रोड्यूस द एजुकेशन पॉलिसी इट विल बी एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंटेड। जब बच्चा छठी क्लास के बाद किसी ट्रेड में आ जाएगा, कोई चीज़ सीखना शुरू कर देगा, तो वो अपने नौकरी की तलाश में नहीं जाएगा, वो अपना कोई ना कोई काम करेगा, काम करके अपनी अर्निंग करेगी। और लोग ये जो कह रहे हैं साहब इतने % एम्प्लॉयमेंट है, इतने % एम्प्लॉयमेंट है, एटलीस्ट वो जो दोहरा प्रचार किया जाता है सरकार के खिलाफ, वो दोहरा प्रचार ख़त्म हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जो लॉर्ड मैकाले ने जो पॉलिसी हमारे देश की, जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसको प्रथा को ख़त्म करके उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल कन्वर्ट कर दिए थे कि सबको स्कूल मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल को रिकग्निशन देते थे। गुरुकुल के रिकग्निशन ख़त्म कर दी थी उन्होंने, और धीरे धीरे सबको अंग्रेज़ की मतलब कवर दे करके उन्होंने हर इंसान को, हम होते तो हिंदू थे परंतु हमें उन्होंने अंग्रेज़ का रूप दे करके अपने गुलाम बना के रखा था। अब वो प्रैक्टिस बिल्कुल इस पॉलिसी से ख़त्म हो गई। हम अपने हिंदी के अंदर, अपनी मातृभाषा के अंदर हम आपके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम कोई चाहे देना गुजराती में वो दे सकता है, उर्दू में चाहे तो दे सकता है, हिंदी में चाहे तो दे सकता है, संस्कृत में भी चाहे तो दे सकता है। इसके कारण अगर मान लो इस तरह संस्कृत अगर हम पॉपुलर करते हैं, तो हमारे जितने वेद और जो पुराण हैं हमारे, और जो उप पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, और जितने महाकाव्य हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा हमारा जो पुराना तो साहित्य था वो क्या था। और इन अंग्रेज़ों ने आगे करके हमारा सारा जो सिस्टम था अपसेट कर दिया। हमें ये नहीं बताते कि क्या है क्या नहीं। और जो उस समय 76 के अंदर स्कीम आई जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूलों के अंदर कोई धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। रिज़ल्ट ये हुआ कि वो तो अपने मदरसे में सारा कुरान पढ़ा देते हैं, हर बच्चे को पता है कुरान में क्या लिखा हुआ है। और किसी हिंदू को ये नहीं पता लगता कि हमारे गीता में क्या लिखा, रामायण में क्या लिखा, क्योंकि ना तो उसको इतनी अच्छी हिंदी आती है, ना उसको संस्कृत आती है। पर इस शिक्षा पॉलिसी के अंदर उसको हिंदी और संस्कृत की पूरी छूट होगी, वो पढ़ेगा। और एट प्रेजेंट जो लिटरेचर हमारा है संस्कृत के अंदर, वो सिर्फ हमारे रिलीजियस लिटरेचर ज़्यादा अवेलेबल है दैन द मॉडर्न लिटरेचर, दैट इज़ एज द साइंस एंड अदर नॉलेज। तो तीसरा इसमें बेनिफिट ये है कि पहले ये होता था अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर कर लिया और छोड़ दिया, उसके बाद में अगर दोबारा चाहते हैं 3 साल के बाद करना, तो आपको सेकंड आगे दोबारा बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ता है। सेकंड में छोड़ा तो सेकंड थर्ड दोबारा करना पड़ता था। अब ये सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा जी 4 इयर्स का कोर्स है, जो पहले साल में पढ़ेगा और आगे नहीं पढ़ सकता, कहीं परेशानियां घर की हो सकती हैं, सेहत की हो सकती है, डोमेस्टिक फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट का हम देंगे, कोर्स का सर्टिफिकेट इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसको हम देंगे डिप्लोमा इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। अगर वो 3 साल या उसके बाद छोड़ता है तो उसको देंगे डिग्री का कोर्स कि ही हैज़ कंप्लीटेड डिग्री आफ्टर 3 इयर्स। अगर वो 4 साल के बाद छोड़ता है तो उसको 1 साल का रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसमें एमफिल उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई है। जिन बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च के अंदर होता है, वो जो है ना 6ठी के बाद में और 12वीं के बाद भी जो है ना इमीडिएटली वहाँ से फंडिंग लेकर दे कैन स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट ऑफ देम ओन।
उस पर रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कि ये हुआ कि हमारे देश के अंदर R&D बढ़ेगी, नई नई इन्वेंशंस होंगी। और देश जैसे चाइना है, वहाँ पे घर घर के अंदर काम होता है, नई नई चीज़ें बनाते हैं, वही चीज़ हमारे देश के अंदर आ जाएगी। हमारे देश की भी जो पर कैपिटा इनकम है, जो GDP है, जो उन्होंने कहा जी हम $5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन फॉर 2020, इट इज़ अ लॉन्ग अवेटेड पॉलिसी। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, more beneficial to us as compared to 370 and 35 and triple talaq and NRC etc.